स्वागत है दोस्तों आपको आधुनिक इतिहास की अगली श्रृंखला बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रांतीय स्वायत्त राजवंश बंगाल। बंगाल बंगाल मुर्शिद कुली खान 1717 से 1727 तक यह मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। मुर्शिद कुली खान बंगाल का अंतिम गवर्नर था, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त, लेकिन प्रथम स्वतंत्र गवर्नर था बंगाल का वो। ये याद रखिएगा दोस्तों, मुर्शिद कुली खान जो थे वो बंगाल के प्रथम स्वतंत्र गवर्नर थे, क्योंकि इन्होंने ही मुगलों से अपना नाता तोड़ लिया था। 1717 ईस्वी में फारखुशियर ने उसे बंगाल का गवर्नर घोषित किया था। इसलिए अगर आपसे और क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, अंतिम रूप से नियुक्त मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र बंगाल का गवर्नर, तो मुर्शिद कुली खां। और ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बंगाल की स्थापना या बंगाल का प्रथम स्वतंत्र गवर्नर, तो मुर्शिद कुली खां आंसर होगा। दोनों में ही क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझिएगा। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था। मुर्शिद कुली खान के बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन सूबेदार बना था। सुजाउद्दीन के बाद उसका बेटा सरफराज खान को सूबेदार बनाया गया था। अब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सरफराज खान के बाद बंगाल का सूबेदार या गवर्नर कौन बना, तो अलीवर्दी खान बना था। उसने गिरिया के युद्ध 1740 ईस्वी में सरफराज खान और अलीवर्दी खान के मध्य गिरिया का युद्ध हुआ, जिसमें अलीवर्दी खान विजेता बना और वो बंगाल का नया सूबेदार या गवर्नर नियुक्त हुआ। अलीवर्दी खान इसके समय में मराठों ने बंगाल पर 5 बार आक्रमण किया था, और जिसके कारण मराठों के आक्रमण से बचने के लिए या उसके आक्रमण से होने वाले क्षति को रोकने के लिए अलीवर्दी खान ने उड़ीसा के क्षेत्र को, जो राजस्व वसूली का उसका अधिकार था, उसने अपना अधिकार मराठों को दे दिया, ताकि मराठे बार बार बंगाल पर आक्रमण ना करें। एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी। अलीवर्दी खान जो थे, उन्होंने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी और कहा कि यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वह शहद देगी, और छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। ये याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमक्खियों से तुलना अंग्रेजों की किसने की थी, या यह कथन किसका है, तो अलीवर्दी खां का। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल के नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां के बाद 1756 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। यह बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब था ये बंगाल का। इसने शासनकाल के अंत में बंगाल और बाद में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की शुरुआत हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इसके बाद से ही शुरुआत हो गया, सिराजुद्दौला के बाद ही। सिराजुद्दौला के दौरान ही एक ब्लैक होल की घटना हुई थी। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी, जब नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के किले फोर्ट विलियम पर हमला कर वहां से 146 अंग्रेजों को पकड़कर 18 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया, और अगली सुबह मात्र 23 व्यक्ति जीवित बचे थे। और इस घटना का जिक्र इतिहासकार हॉलवेल ने किया था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ब्लैक होल घटना का जिक्र किस इतिहासकार ने किया था, तो इतिहासकार हॉलवेल ने ब्लैक होल घटना के जिक्र किया था। और जो सिराजुद्दौला के द्वारा 146 अंग्रेजों को पकड़कर मात्र 18 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया गया, और जहां दम घुटने की वजह से मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे और 123 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। और इसी घटना को ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल की घटना के बाद अंग्रेजों और ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य फरवरी 1957 को अलीनगर की संधि हुई थी।
फरवरी 1957 को अलीनगर की संधि हुई थी। इसमें अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व क्लाइव और वाटसन ने किया था और इसके द्वारा अंग्रेजों को कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लेने का अधिकार दिया गया था। अलीनगर की संधि आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है कि अलीनगर की संधि कब हुई और किसके बीच हुई। तो ये दोस्त याद रखिएगा, अलीनगर की संधि फरवरी 1757 को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य हुई, जिसमें अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व क्लाइव और वाटसन ने किया था। लिख लीजिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बंगाल के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध बंगाल के इतिहास में ही नहीं अपूर्ति भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई थी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था, लेकिन इसने इस युद्ध में विश्वासघात किया था। ये दोस्त याद रखिएगा, अंग्रेजों का नेतृत्व तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ प्लासी का युद्ध, लेकिन सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उस समय मीर जाफर, उसने इस युद्ध में विश्वासघात किया था। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुई थी। सिराजुद्दौला की सेना में उस समय लगभग 50,000 सैनिक थे और अंग्रेज की सेना में मात्र 3200 सैनिक थे, परंतु सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, उनके षड्यंत्रों में शामिल होने के कारण सेना का एक बड़ा हिस्सा ने युद्ध मैदान में जाकर युद्ध भाग ही नहीं लिया। और जब सिराजुद्दौला को पता चला तो उसके बड़े बड़े सेनानायक मीर जाफर तथा दुर्लभ राय विश्वासघात कर रहे हैं, तो वो अपनी जान बचाकर युद्ध क्षेत्र से भाग गया। तो दोस्तों ये आपको याद रखना होगा कि जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उस समय नवाब के साथ कौन कौन थे और नवाब के विरोध षड्यंत्र में शामिल कौन कौन थे, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों नवाब के साथ उस समय मीर मदान और मोहनलाल थे, एग्जाम में याद रखिएगा। प्लासी की लड़ाई में नवाब के साथ मीर मदान और मोहनलाल थे, जबकि नवाब के विरोध में मीर जाफर, सेनापति मीर जाफर, दीवान राय दुर्लभ, उसकी मौसी घसीटी बेगम और व्यापारी अमीन चंद ठीक है, और एक बैंकर भी था जगत सेठ। ये सब नवाब के खिलाफ थे और इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की गुप्त रूप से, जिसके कारण प्लासी के युद्ध में 50,000 सैनिक होते हुए भी नवाब की हार हुई और 3200 सैनिक वाले अंग्रेज जीत गए और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना हो गई। और जैसे मैंने बताया कि जब युद्ध के मैदान से सिराजुद्दौला वापस आ रहे थे तो मीर जाफर के पुत्र मीरन के कहने पर मोहम्मद बैग ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी, तो मोहम्मद बैग ने सिराजुद्दौला की हत्या की, ये भी याद रखिएगा। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया गया। अंग्रेजों की सहायता से मीर जाफर नवाब बन गया था, जिसके कारण अंग्रेजों को खुश करना पड़ता था, क्योंकि वो अंग्रेजों की सहायता से नवाब बना था और उनको खुश करने के लिए अंग्रेज अधिकारियों को बड़े पैमाने पे खुश दिया जाता था, उपहार दिया जाता था, जिसके कारण मीर जाफर का खजाना खाली हो रहा था। मीर जाफर अंग्रेजों को खुश करने के लिए अपना खजाना खाली कर रहा था, लेकिन मीर जाफर को अपने ही सिपाहियों पर, अपने ही सेनापतियों पर संदेह था, क्योंकि वो खुद सिराजुद्दौला के साथ धोखा करके बंगाल का नवाब बना था, जिसके कारण उसने अंग्रेज़ों से अपनी मदद मांगी और अपना पक्ष सुनाया कि वो बंगाल में
माने पूर्ण रूप से नवाब बना रहना चाहता था और अंग्रेज़ों को हस्तक्षेप ना करने की सलाह दी, जिससे अंग्रेज रुष्ट हो गए और उसने मीर जाफ़र को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम नवाब बनते ही वो सबसे पहले अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया और उसने अंग्रेज़ों को उपहार और व्यापार में छूट देना बंद कर दिया। उसने अंग्रेज़ों के लिए सहायता के लिए शुरू की गई दस्त प्रणाली को समाप्त कर दिया, जिसके बाद अंग्रेज ने उसे नवाब पद से हटाकर वापस मीर जाफ़र का नवाब बना दिया। क्योंकि मीर कासिम अंग्रेज़ों के हिसाब से नहीं चल रहा था, वो अपनी मनमानी कर रहा था। वो अंग्रेज़ों को जैसे चाहते थे अंग्रेज, व्यापार में छूट और अधिक घूस उपहार, वो अंग्रेज़ों को ना देता था मीर कासिम, जिसके कारण मीर कासिम को हटा दिया गया। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया था। इसके द्वारा मुंगेर में तोपों तथा तोड़ेदार बंदूक बनाने की शुरुआत की गई थी। मीर कासिम के द्वारा ही मुंगेर में तोप तथा तोड़ेदार बंदूक बनाने की शुरुआत की गई। और याद रखिएगा, जब मीर जाफ़र को वापस नवाब बनाया गया और मीर कासिम को हटाकर, तो मीर कासिम शांत नहीं बैठा। उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू की। वो सबसे पहले मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय से मिला, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से मिला और मीर कासिम अपने जो सैनिक थे, उनके साथ जो सैनिक थे, उनको तीनों सेनाओं को एक साथ लेकर अंग्रेज़ों के खिलाफ 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध किया। बक्सर का युद्ध क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला अवध का नवाब था, दूसरी तरफ अंग्रेज थे और इसमें अंग्रेज का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था और इस युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हुई थी। ये याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हुई थी और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर बेंसी टॉड था। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन था कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो बेंसी टॉड था। बक्सर के युद्ध के बाद बक्सर के युद्ध में शामिल होने वाले नवाब और मुग़ल सम्राटों के मध्य के साथ अंग्रेज़ों ने इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए और यह एक ऐसी ऐतिहासिक हस्ताक्षर और लड़ाई थी जिसके बाद बंगाल क्षेत्र में ब्रिटिश शासन का मार्ग प्रशस्त हो गया और अपूर्ति बंगाल ही नहीं, पूरे भारत में यहीं से ब्रिटिश साम्राज्य का रास्ता खोल दिया गया। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि, 2 संधियाँ हुई इलाहाबाद में। प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ और यह संधि मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था। इसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को 26 लाख रुपए के बदले प्राप्त हो गई थी। 26 लाख रुपए के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गई थी। और इसके अलावा शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में आ जाना पड़ा। मतलब वो शाह आलम द्वितीय अब कंपनी से पेंशन लेकर अपना जीविकोपार्जन करते थे, वो नामात्र के राजा बन के रह गए। और द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को अवध के नवाब और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था, जिसपे अंग्रेज़ों ने नवाब पर 50 लाख रुपए का फाइन लगाया था और नवाब को इलाहाबाद और कोरा देने के लिए बाध्य किया गया। शाह आलम द्वितीय को, किसको देने के लिए? शाह आलम द्वितीय को। अंग्रेज़ों ने नवाब पर दबाव बनाया को इलाहाबाद और कोरा को शाह आलम द्वितीय को सौंप दे और 50 लाख रुपए का फाइन लगाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द्वितीय संधि में क्या हुआ था। उसके बाद 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। रॉबर्ट क्लाइव दूसरी बार 1765 में बंगाल में गवर्नर बन के आता है और उसने आते ही रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की शुरुआत कर दी और वारेन हेस्टिंग्स ने इस द्वैध शासन को 1772 ईस्वी में समाप्त किया था। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि द्वैध शासन की शुरुआत किसने की, तो
रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में की थी और इसकी समाप्ति वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में की थी। द्वैत शासन का अर्थ क्या होता है? द्वैत शासन का अर्थ होता है दोहरी नीति अथवा दोहरा शासन, जिसमें दीवानी अर्थात भू राजस्व वसूलने का अधिकार कंपनी के पास था, किंतु प्रशासन का भार नवाब के कंधों पर था। इस योजना के अंतर्गत सैनिक संरक्षण, विदेश व्यापार नीति और विदेशी व्यापार का प्रबंध तो कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया तथा लगान वसूलने तथा न्याय के लिए भारतीय अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया। मतलब इसमें दोहरा शासन होता था द्वैत शासन में। पहला शासन था कंपनी के हाथों में और दूसरा शासन था उस समय के नवाब या जो सूबेदार थे उनके हाथों में। उसके तहत क्या होता था, कंपनी नवाबों को सेना रखने की अनुमति नहीं देती थी। कंपनी अपनी खुद का सेना रखता था और विदेश और व्यापार की नीति कंपनी अपने हाथों में ले लेती थी। बाकी सैनिकों के जो खर्च होते थे और लगान वसूल करने के लिए और राज्य व्यवस्था चलाने के लिए जिन अधिकारियों की नियुक्ति करना, उनको सैलरी देना, ये सारा चीज़ उस समय का नवाब करते थे। इसी के तहत अंग्रेजों ने लगान वसूल करने के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खां और बिहार में सिताब राय 2 उप दीवान नियुक्त किए। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि द्वैत शासन के अंतर्गत बंगाल में लगान वसूल करने के लिए किस उप दीवान की नियुक्ति हुई थी? तो मोहम्मद रजा खां की नियुक्ति हुई थी और बिहार में राजा सिताब राय की नियुक्ति हुई थी। ये याद रखिएगा दोस्तों। कुछ और इम्पोर्टेंट्स लाइन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक विलियम पिट ने कहा था। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किस वायसराय या गवर्नर जनरल या गवर्नर को कहा जाता है? तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। और किसने कहा था? विलियम पिट ने कहा था। और एक और इम्पोर्टेंट लाइन है, 1765 ईस्वी से 1772 तक बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर दिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ये किसने कहा? के.एम. पनिकर ने कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है कि 1765 से 1772 तक बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित हुआ। ये किसने कहा? के.एम. पनिकर ने कहा। और दोस्तों अब हम कुछ इम्पोर्टेंट राज्य और उसके स्थापत्य काल और उसके संस्थापक पढ़ेंगे। मतलब ये सारे राज्य मेनली मुगलों से या माने अपने स्वतंत्र अस्तित्व में आए, किस संस्थापक माने किस नवाब या किस राजा के अधीन, वही पढ़ने जा रहे हैं। जैसे पहला राज्य है बंगाल। 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में ये स्वतंत्र हुआ, यानी इसके संस्थापक बंगाल के मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क या चिनक्लीज खां। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हैदराबाद के संस्थापक का क्या नाम है? तो चिनक्लीज खां। भरतपुर 18वीं शताब्दी में हुआ था। इसके संस्थापक थे चूड़ामन और बदन सिंह। याद रखिएगा दोस्तों। कर्नाटक भी 18वीं शताब्दी में और इसके संस्थापक थे सदाउतुल्ला खां। अवध 1722 ईस्वी में सदाउत खां या बुरहान उल मुल्क। ठीक है। जयपुर का 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जयसिंह के नेतृत्व में स्थापना हुआ और मैसूर भी 18वीं शताब्दी में हैदर अली के नेतृत्व में स्थापित हुआ। तो दोस्तों आप बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। अब अगले वीडियो में मिलते हैं आपको कर्नाटक मैसूर के बारे में।